नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की बात करती हूँ और आज हम बात करते हैं भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र की। कठिन विषय माना जाता है लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। भाषा का विज्ञान है वो भाषा विज्ञान है। एक यौगिक शब्द है भाषा विज्ञान जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा और विज्ञान। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ये अभिव्यक्ति मौखिक रूप में हो सकती है और लिखित रूप में से भी हो सकती है। तो भाषा वस्तुतः अभिव्यक्ति का माध्यम है, भावों के प्रकटीकरण का माध्यम है, वह भाषा है। ये और बात है कि हमने देखा है कि भाषाएं व्यक्त भी होती हैं, अव्यक्त भी होती हैं, देहिक भाषा भी होती है और इसी तरह अगर उसके रूपों को देखें तो वो मौखिक रूप भी है और लिखित रूप भी है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द को अगर हम देखें तो वी उपसर्ग लगा है, जो ज्ञान शब्द है उसमें, तो विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञान है वो विज्ञान है। यहाँ पर अगर विज्ञान को अगर हम और देखें तो जहां पर विकल्प और भी प्रतिपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं होती, जहां नियम है और जहां नियमों से कुछ बात सिद्ध की जाती है, जो कि तार्किक होती है, जो कि अकाट्य होती है, वो विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान क्या है? भाषा के संबंध में एक नियमावली, एक सैद्धांतिकी कि भाषा क्या है, किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार वो रूप, अर्थ, वाक्य इन चीजों में रूपांतरित होती हुई किस प्रकार विभिन्न एक काल में वहां पर वो हस्तांतरित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती है और किस प्रकार उसका रूप परिवर्तित होता है, क्या उसके परिवर्तन की दिशाएं होती हैं, इन सभी विषयों का अध्ययन हम भाषा विज्ञान के तहत करते हैं। भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि हम कर चुके थे। आज एक बहुत ही सरल सा विषय जिसे हम भाषा की प्रकृति के नाम से जानते हैं वो करेंगे। ये विषय चुनने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप जिसे कठिन समझते हैं ये उतना कठिन नहीं, इसमें से भी क्या सारल्य आप निकाल सकते हैं और एक बड़ा प्रश्न तैयार होता है 15 अंकों का कि भाषा की प्रकृति क्या है। तो उसमें वही चीजें आपको लिखनी है जो बचपन से पढ़ते आए हैं, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि ये विषय कठिन मानकर छात्र वर्ग इसे छूता भी नहीं है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत साधारण हैं और हम जिससे कतई भी हम विलग नहीं हैं, हम जानते आए हैं, हम सभी समझते हैं। इसमें कुछ ऐसे विषय हैं। तो भाषा की प्रकृति, अगर हम प्रकृति की एक सामान्य परिभाषा देखें, केवल प्रकृति की बात करें तो जो सहज है, जो स्वाभाविक है, वो प्रकृति है। तो इसे ऐसे में अगर भाषा की प्रकृति को देखें तो भाषा के सहज स्वभाव या स्वाभाविक गुण को हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। अब भाषा की प्रकृति कहाँ से निर्धारित होती है? तो जब हम भाषा को देखते हैं तो भाषा का संबंध कहाँ से निर्धारित होता है? तो संबंध समाज से निर्धारित होता है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें, अगर हम विदेशी समाज की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम अन्य यूरोपीय देशों की बात करते हैं, हम चीनी सभ्यता की बात करते हैं, तो हर एक समाज जो है उस भाषा का उत्तरदायी है। वहां की भाषा कैसी होगी वो बहुत कुछ उस समाज पर निर्भर करती है। तो समाज से ही भाषा जो है मानव को प्राप्त होती है। मानव स्वयं उसे कहीं से लेकर नहीं आता, वो समाज से सीखता है। ये कुछ सूत्र वाक्य हैं, इन्हीं बिंदुओं से हम फिर भाषा की प्रकृति क्या है उसके बिंदु यहाँ पर निकालें। जब मैं कह रही हूँ कि भाषा मनुष्य स्वयं कहीं से लेकर नहीं आता, वो उसका संबंध समाज से है, तो एक बात यहाँ पर निश्चित हो जाती है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है और उसे मानव कैसे प्राप्त करता है? अनुकरण से प्राप्त करता है। अनुकरण से कैसे प्राप्त करता है? आप कोई नवजात शिशु है, उसे किसी भी परिवेश में रख दीजिए, वो उस परिवेश की भाषा बोलने लग जाएगा। तो भाषा यहाँ सिद्ध हो जाता है कि भाषा कहाँ से प्राप्त होती है? भाषा समाज से प्राप्त होती है और अनुकरण से, अर्थात वो उसे सीखता है, अनुकरण करता है, उसे नकल करता है, उसे अर्जित करता है। तो यहाँ दो बातें निकल के आ जाती है कि भाषा समाज से अर्जित की जाती है, भाषा अनुकरणीय है और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, उसका अर्जन किया जा सकता है।
एक और बात, जब हम इसके बिंदु करीबन हम 10 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे इसे, तो एक और जो मूल बात है कि भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है। तो ये बात हम पढ़ ही रहे हैं। आप बीए प्रथम वर्ष से जब हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि उसके भाषा के उद्भव और विकास की अलग अलग सरणियां हैं, जिसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर और अपभ्रंश के भी क्षेत्रीय अपरूपों से लेकर फिर हम हिंदी की यात्रा तय करते हैं। तो प्रत्येक भाषा का, ये तो मैं केवल भारतीय भाषा की, हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात कर रही हूँ, हम किसी आर्यतर भाषाओं की बात करें, हर एक भाषा की उत्पत्ति और विकास का एक क्रम रहा है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा सदैव परिवर्तित होती है। भाषा का जो रूप आज हम देख रहे हैं, हो सकता नहीं, ये निश्चित ही है कि 25-30 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद उस भाषा में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो वो निरंतर, जिस तरह पानी निरंतर बहता रहता है, सदैव प्रवहमान रहता है, उसी तरह भाषा भी सदैव प्रवहमान रहती है। तो भाषा की प्रकृति जानने के लिए और इसकी और विशेषता को जानने के लिए हम इसे विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जब अगर भाषा की प्रकृति के संदर्भ में आपको प्रश्न आए तो आप उससे पहला बिंदु आप लिखेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भाषा का गहन संबंध किससे है। इस बिंदु में आप क्या अपने विचार रखेंगे कि भाषा का गहन संबंध समाज से है। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष समाज से भाषा का अर्जन करता है, वो जिस समाज में रह रहा है, समाज में भी अगर विभिन्न वर्ग हैं, अगर विभिन्न परिवेश हैं, वहाँ आर्थिक परिवेश अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ भाषिक परिवेश अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगर किसी विभिन्न भाषा भाषी समाज में, किसी बौद्धिक समाज में या किसी अन्य समाज में किसी भी बालक का, मानव का जन्म होता है, तो वो वहाँ के संस्कार अर्जित करता है, वहाँ की भाषा अर्जित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। अगर हम ये बात करें, हम किसी नवजात शिशु को हम अगर भेड़िए के मांद में रख देते हैं तो इसमें कतई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि वो उस भेड़िए की आवाज को, उसकी भाषा को समझने लगेगा। आप अगर हम एक फैंटेसी ही ले लें तो हमने जंगल बुक देखी है, वहाँ मोगली देखा है, तो ये कतई असंभावित नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मनुष्येतर भाषा को सीख ले उस परिवेश में रहते हुए, तो ये बहुत अधिक संभव है। और भाषा, इसीलिए हमने कहा है कि भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। जो बालक जिस समाज के वर्ग में पलता है, देखिए सामाजिक वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। सामाजिक वर्ग में आर्थिक वर्ग भी हो सकता है, जहां पर हम निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की बात करते हैं। चूंकि उनके रहन सहन, उनके संस्कार, उनके तौर तरीके अलग होते हैं, तो उनकी भाषिक संपदा भी अलग अलग होती है। इसी तरह अगर हम पेशे की बात करें तो जैसे चिकित्सक समुदाय से जो वर्ग आता है, या जो शिक्षा से जो वर्ग आता है, जो दर्शन से जुड़े हुए हैं, निसंदेह वहाँ की भाषा भी अलग अलग होगी। अगर आप ये समझिए कि अगर किसी परिवार में संस्कृत भाषा प्रधान है, तो वहाँ का बालक भी तत्सम शब्दावली युक्त भाषा अधिक बोलेगा। इससे इतर यदि कोई देशज शब्दावलियों का प्रयोग अधिक कर रहा है, कोई परिवार, कोई समाज, कोई तबका, तो वहाँ पर वैसे ही शब्दावली आएगी। इसीलिए हमने जो पहला बिंदु भाषा की प्रकृति के संबंध में कहा, वो क्या कहा कि भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। दूसरा बिंदु, जब हम भाषा की प्रकृति के बारे में लिखते हैं तो आप इसे लिखें कि भाषा एक परंपरागत संपदा है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है, संपदा है, क्योंकि एक दीर्घ परंपरा से होकर ही भाषा का प्रचार और प्रसार होता है। देखिए, अगर हम ब्रज प्रदेश में जाकर देखें तो वहाँ के जो परिवार हैं
वो अब तक ब्रज का प्रयोग करते हैं। ऐसे अगर हम अवधी में देखें तो वहाँ के परिवार अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर हम राजस्थानी में देखें तो एक परंपरा के कारण ही कई परिवार, उसमें शिक्षित अशिक्षित की बात नहीं है, लेकिन एक परंपरा का अनुकरण करते हुए राजस्थानी भाषा बोलते हैं। इसमें आप और उनकी बोलियों को ले सकते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर दोनों आपके बिंदु जुड़ते हैं कि भाषा सामाजिक संपत्ति है और दूसरी परंपरागत वस्तु है। तो परंपरा से हस्तांतरित हो रही है। वो एक हिंदी भाषा तो जान ही रहा है, लेकिन एक जो घर में जो भाषा बोली जा रही है, आप उसे चाहे मातृभाषा कह लें, राजस्थानी भी हो सकती है, वो गुजराती, वो अवधी, वो बिहारी, वो ब्रज, वो तमाम भाषाएं हो सकती है, जिससे एक परंपरा के हिसाब से अनुकरण वहां पर या हस्तांतरण वहां पर हो रहा है। इसीलिए हमने दूसरी बात क्या कही कि भाषा एक परंपरागत वस्तु है। तीसरी बात, तीसरा बिंदु जो है भाषा अर्जित संपत्ति है, जो मैंने आपको ये सत्र शुरू होने से पहले भी बताया कुछ बिंदु कि भाषा अर्जित की जाती है, कोई भी सीख कर नहीं आता, ये अर्जन का विषय वस्तु है। तो जहाँ भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, वहीं हम भाषा का अर्जन करते हैं। देखिए, जब एक भाषाभाषी प्रदेश में कोई अन्य भाषाभाषी व्यक्ति रहकर आने लगता है, जैसे कि कोई बिहारी अगर राजस्थान में आकर रहने लगता है, तो वो बिहारी तो जानता ही है वो जो उसने समाज से ली है, जो परंपरागत है, लेकिन वो यहाँ पर रहने के लिए, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो अगर यहाँ राजस्थानी बहुत अधिक चलन में है तो वो राजस्थानी भी सीखने लगता है। ऐसे ही अगर हम कहीं विदेश में जाते हैं तो वो अगर आप चीन में जा रहे हैं और आप मंदारिन सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस भाषा का अर्जन कर रहे हैं। इसीलिए हम इन्हीं आधारों पर हम कह देते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है। तो क्योंकि आपके दैनिक क्रियाकलाप को करने के लिए या आपके परिवेश को सुगम बनाने के लिए आप उस भाषा को सीखने लगते हैं, और यही भाषा का अर्जन है। इसीलिए हमने कहा भाषा एक अर्जित संपत्ति है, और ये किसी भी भाषा का अर्जन हो सकता है। अगला बिंदु है परिवर्तनशीलता, कि भाषा परिवर्तनशील रहती है। ऐसा नहीं है कि 100 वर्षों पूर्व जैसी भाषा थी वही आज की भाषा है, वो सतत परिवर्तनशील है, सतत बदल रही है। भारत की, मैंने पहले भी बताया कि वैदिक संस्कृत से होती हुई लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वहाँ वेदों की रचना हुई है, लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे लौकिक ग्रंथों की रचना हुई, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में जहाँ पर बुद्ध के ग्रंथ भी लिखे गए और जैनियों के ग्रंथ लिखे गए, अपभ्रंश में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जहाँ पर वीर काव्य भी आप देखते हैं, और डिंगल पिंगल से होती हुई जाने कितनी सरणियों से गुजरती हुई भाषा, अगर हम हिंदी की बात करें तो वहाँ आज के रूप में आकार लेती है। तो इसीलिए हमने कहा है भाषा परिवर्तनशील है, वह सतत बदलती रहती है। फिर इसके बाद के उदाहरण हम देखें तो भाषा का नैसर्गिक और अविच्छिन्न प्रवाह, ये इसी बिंदु से कहीं जुड़ा हुआ है। अगला बिंदु आप नोट करें, लिख लें, भाषा का नैसर्गिक और अविच्छिन्न प्रवाह। देखिए, कबीर ने कहा है कि भाषा बहता नीर। कैसे कहा है? भाषा बहता नीर है इसलिए क्योंकि एक तो परिवर्तनशीलता की हमने बात की, यहाँ पर हम कह रहे हैं नैसर्गिक और अविच्छिन्न प्रवाह है। देखिए, अगर हम हिंदी भाषा का ही उदाहरण लें तो यहाँ पर हिंदी भाषा जो है बहुत से शब्दों से शब्द संपदा ग्रहण करती है, बहुत सी भाषाओं से शब्द संपदा ग्रहण करती है। वहाँ तत्सम प्रधान शब्दावली भी है, वहाँ तुर्की भी है, वहाँ अरबी फारसी भी है, वहाँ अंग्रेजी शब्द भी हैं, वहाँ पुर्तगाली भी है। तो इसलिए जैसे कि एक उदाहरण लें, हम अंग्रेजी का लेल्टर्न शब्द जब बोलते हैं, लेंटर्न, उसे ही हिंदी में हमने कैसे अपना लिया? लालटेन के रूप में। ये कहना मुश्किल होगा कि किसने सर्वप्रथम लालटेन के रूप में से प्रयोग में लिया होगा, लेकिन ये मूल शब्द अगर हम देखें तो लेंटर्न, अब ये भी एक वहां पर विरोध हो सकता है, शोध का विषय हो सकता है कि मूल शब्द लालटेन से लेंटर्न हुआ या लेंटर्न से लालटेन हुआ। तो ऐसे ही अनेक चीजें हैं, लेकिन
जैसे अगर हम तुर्की भाषा के शब्द देखें, खजांची, मशालची, ये शब्द जो थे ये हिंदी में कब आए और हिंदी की आत्मा में इतना रच बस गए, उससे इतना अविच्छिन्न हो गए, उसमें इतना रच बस गए कि उसे उन्हें अलग नहीं जान पड़ता, वो हिंदी के ही शब्द जान पड़ते हैं। ऐसे ही अगर अंग्रेजी के शब्द देखें आप, अपील, कॉलेज, इंच, कॉलर, कट पीस, कमेटी, कॉपी, ये सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में आज हम यही कहेंगे हम कॉलेज जा रहे हैं, हालांकि वहाँ हम महाविद्यालय जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये सारे शब्द प्रचलन में आ गए हैं। वहाँ पर शुद्धतावादी भी इसे नकार नहीं सकते क्योंकि वो हिंदी की आत्मा में रच बस गए हैं। तो विविध शब्दों और प्रयोगों को अपनाती है भाषा, जो है विविध शब्दों, जैसे कि हमने अंग्रेजी के उदाहरण देखे, हमने तुर्की के उदाहरण देखे, खजांची वगैरह। तो इस प्रकार विभिन्न प्रयोगों और शब्दों को अपनाती हुई नैसर्गिक रूप प्राप्त करती है और उसका प्रवाह सतत बना रहता है। तो ये एक बात थी। फिर यह है कि अनुकरण से सीखता है। अगला बिंदु जो है, भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण से, स्वतः नहीं आती। किसी भी बच्चे को आप किसी भी परिवेश में रख दीजिए, भारतीय मूल के बच्चे को आप रूसी परिवेश में रख दीजिए, वो वहाँ की भाषा बोलने लगेगा। आप उसे चीनी परिवेश में रख लीजिए, वो वहाँ की जो भी भाषा है वो बोलने लगेगा। आप उसे, अगर हम देशज की ही बात करें, हम लोक भाषाओं की बात करें, आप बिहारी, ब्रज, किसी भी परिवेश में रख दीजिए, वो वहाँ जो उसके बड़े जो भाषा बोल रहे होंगे वो भाषा बोलने लगेगा। तो ऐसा ही हमने ये कहेंगे कि अनुकरण से सीखता है। आप अगर चंद्रमा बोल रहे हैं तो बच्चा भी चंद्रमा बोलेगा, और अगर आप मून कह रहे हैं तो बच्चा भी चंद्रमा को मून कहेगा। उसके लिए मून ही चंद्रमा है, चंद्रमा ही मून है, ये, लेकिन वो सीख क्या रहा है ये महत्वपूर्ण है। किस परिवेश से सीख रहा है? तो अनुकरण से सीखता है। अगला जो बिंदु है, 7वां बिंदु, जिसकी बात मैं करने जा रही हूँ, कि मानव जीवन से पोषित होती है भाषा। देखिए, यहाँ पर हम बात दैहिक भाषा की अधिक कर रहे हैं, हम भाविक भाषा की अधिक कर रहे हैं। देखिए, एक मदारी होता है, वो बंदरों को कुछ कह रहा है और बंदर उसका अनुकरण कर रहे हैं। वो बंदर उस भाषा को नहीं बोल सकते, लेकिन वो उसके भावों को समझ रहे हैं, है ना। ऐसे ही कहा जाता है कि जो संत ज्ञानेश्वर हुए थे, उनका जो नांदी था, वो गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करता था। कैसे करता था वो? क्योंकि वो उनको उसके भाव को समझता था और उसी हिसाब से वहां पर उन्होंने अनुकरण भी कर लिया। तो दो बातें एक साथ हो गई। तो जो मानव जीवन से प्रेरित भाषा होती है, शब्दों में अभिव्यक्त ना होकर भी देह बहुत कुछ बोलती है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपादन के लिए, वो मौखिक से भी अधिक भाविक भाषा का प्रयोग करता है कोई भी मनुष्य, और वो मानव जीवन से पोषित होती है। इसी से संबंधित अगला बिंदु है कि भाव प्रेषणीयता में श्रेष्ठ। कोई भी भाषा की प्रकृति तभी श्रेष्ठ कही जा सकती है कि जब वो भाव संप्रेषण में महत्वपूर्ण है। देखिए, रुदन की भाषा, हास की भाषा और क्रोध की भाषा, इसे आपको शब्दों में अभिव्यक्त करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही भाव प्रेषणीयता उसकी होती है, वो संप्रेषित होती है। इसी तरह अगर कोई भाषा बहुत ही करुण भावों को लिए हुए है, तो अगर आप कहीं भी उसका पाठ हो रहा है तो और श्रोता उसे सुनकर उसके भावों को समझने की योग्यता वैसे ही अर्जित कर लेता है। तो ये एक इतर बात हो गई, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाव प्रेषणीयता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है वो भाषा है। अगर हम इसे कहते हैं कि मनुष्य अगर अपनी इच्छाएं, भावनाएं, विचार अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, तो वो भी इस संबंध में हम इस बिंदु में रख सकते हैं कि नाना विचार, नाना विज्ञान, नाना बौद्धिक संपत्ति और नाना प्रकार की संस्कृति के जो उपकरण हैं वो भी भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। इसीलिए भाषा की ये प्रकृति है कि वो भाव संप्रेषणीयता का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
अगला बिंदु की जो भाषा है वो सार्वजनिक संपत्ति है। इसका उत्तरोत्तर विकास होता है। ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समूह, किसी एक वर्ग, किसी एक संप्रदाय की संपत्ति ना होकर ये एक सामूहिक संपत्ति है और एक सार्वजनिक संपत्ति है। भाषा पर किसी का पैतृक अधिकार नहीं है, कोई पेटेंट नहीं करा सकता, भाषा का अधिकार नहीं हो सकता, ना ही वह किसी की पैतृक संपत्ति हो सकती है जिसे दूसरा कभी ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आज आप चाहें विश्व की जितनी भाषाएं हैं आप उन्हें सीख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने कहा कि भाषा क्या है, एक सार्वजनिक संपत्ति है, वो पैतृक संपत्ति नहीं है। जो अंतिम बिंदु अगर भाषा की प्रकृति की ओर देखें तो वो जटिलता से लेकर सरलता की ओर उन्मुख रहती है। देखिए, जब आप वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, तो जो कुछ ध्वनियाँ वहाँ पर जो प्रयुक्त होती थी, ड़ ढ का प्रयोग देखें जो बाद में नहीं होती हैं, आधुनिक हिंदी में नहीं होती, ड़ का प्रयोग नहीं होता है। तो भाषा सदैव जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है, उसका एक स्वभाव होता है, उसकी ये प्रकृति होती है। जैसे कि अगर हम उपाध्याय शब्द को ही देखें तो ये एक जातिवाचक विशेषण है। उपाध्याय की जगह आजकल किसका प्रयोग होने लग गया है, झा का प्रयोग होने लग गया है। इसी तरह पुस्तिका को हम पोथी कह देते हैं, मौक्तिक को क्या कह देते हैं, मोती कह देते हैं, चंद्रमा को चंदा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रयोग नहीं हो रहे हैं, वो भी प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन सारल्य को हमने अपना लिया है। इसी तरह कपर्दिका एक जो शब्द होता था उसके लिए हम कौड़ी कह देते हैं। एक और जो मुदगरिका उसीलिए मुद्री या मुगरी भी कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सरल शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसीलिए ये बिंदु कि भाषा जो है सदैव जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। तो हमने यहाँ पर भाषा की प्रकृति के बारे में आज जाना। भाषा की प्रकृति को जब हम देखते हैं तो किन कौन से बिंदुओं का अध्ययन किया हमने, वो आपको फिर से देखना होगा एक बार। भाषा संपत्ति सामाजिक संपत्ति है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक होता है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कैसी संपत्ति है, भाषा एक सार्वजनिक संपत्ति है और सदैव जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। तो ये एक सरल सा प्रश्न है जिसे कठिन समझ लिया जाता है क्योंकि विषय को नहीं पढ़ा जाता और उसमें हम भाषा की प्रकृति को बिंदुओं के माध्यम से समझाइए, इतनी सी आसान सी बात होती है और उसमें हम 15 अंक गवा बैठते हैं। तो मेरे MA हिंदी की छात्राओं से अनुरोध है कि वो विषय को उसके गंभीर्य पर ना जाएं, उसे पढ़ेंगे तो आप सारल्य की ओर, जैसे कि भाषा गंभीरता से या जटिलता से सरलता की ओर जाती है, वैसे विषय भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वो सरल होते जाते हैं। पुनः आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।